जोहार साथियों। आज तिलका मांझी शहादत दिवस पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग तिलका मांझी को आज के समय में हम लोग किस तरीके से याद करते हैं, इस विषय पर हम लोग आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो इस देश में जो सबसे अहम सवाल आज की तारीख में है और देश का जो एक बड़ा तबका है जो सड़क पर बैठा हुआ है वो है किसान। और किसान आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो मुख्यतः अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो अपनी जो संस्कृति है उसका जो हिस्सा है और उसके आसपास जितने लोग हैं उन सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई जो जमीन को बचाने की चली है ये पहली बार नहीं शुरू हुई है, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ही शुरू हो गई थी। और अगर मैं जयपाल सिंह मुंडा के शब्दों में कहूं तो पूरा का पूरा आदिवासी इतिहास जमीन से आदिवासियों की बेदखली के खिलाफ जो पूरा संघर्ष चला है उस संघर्ष का इतिहास रहा है। आज जब हम लोग यहाँ पर तिलका मांझी को याद कर रहे हैं तो उन तमाम चीजों को याद करने की जरूरत है जिनको कि इतिहास में दबा दिया गया, इतिहास की किताबों से जिनको गायब कर दिया गया। आज की तारीख में हम लोग देखें तो तिलका मांझी के बारे में बहुत कम लोग हैं जो ये कुछ जानते हैं, क्योंकि कभी उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, कभी उन्हें बताया ही नहीं गया कि एक्चुअली में हमारा जो इतिहास है वो किस तरीके का रहा है, हमारे पुरखों का जो इतिहास है वो किस तरीके का रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं कभी लोगों को बताई ही नहीं गई। लगातार ये बात कही जाती रही कि आजादी की लड़ाई 1857 और उसके बाद में शुरू हुई। ये बार बार हमें बताया जाता रहा कि आजादी की लड़ाई के नायक जो है सवर्ण और जो इलीट क्लास के लोग हुआ करते थे। ये कभी नहीं बताया गया कि हमारे पुरखों का उसमें क्या योगदान था, हमारे पुरखे उस नींव में कहां पर दफन है। तो आज जब हम लोग तिलका मांझी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एकदम से यह समझना होगा कि किस दौर की ये पूरी की पूरी बातचीत आज की है। तो साथियों, जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के भीतर स्थापित होना शुरू हुई थी 18वीं सदी में, उस दौर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 1757 से लेकर के 1763 के बीच में प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास के इलाकों पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना दबदबा, अपना कब्जा जो है कायम कर लिया था और तमाम राजे रजवाड़े लगातार सरेंडर किए जा रहे थे, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होते जा रहे थे। ऐसे दौर में जो बिहार और झारखंड और बंगाल का एक इलाका है जिसे जंगल तराई के नाम से जानते हैं, जिसमें आज की तारीख में भागलपुर, मुंगेर, हजारीबाग, राजमहल और खड़गपुर के जो इलाके शामिल हैं, उसके साथ साथ जो उस समय का संथाल परगना है वो इलाका जो है कभी जंगल तराई के नाम से जाना जाता रहा है। और उस इलाके के भीतर जो पहाड़िया जो आदिवासी हैं जो कि मूलतः उसी जगह पर पिछले हजारों वर्षों से रहते आ रहे थे, वो अपनी झूम खेती, शिकार और जंगल से जो उत्पाद मिल रहे थे उनके माध्यम से अपना पूरा का पूरा गुजर बसर चला रहे थे। और उस समय तक अगर हम लोग देखें, अंग्रेजी हुकूमत के आने तक उस मैदानी इलाकों के जो जमींदार हुआ करते थे, जो चाहे मुगल
सल्तनत के हिस्से में हो, चाहे बंगाल के अंतर्गत काम कर रहे हो, चाहे किसी और रियासत के अंतर्गत काम कर रहे हो, वो तमाम जमींदार आदिवासियों को नजराना, आदिवासियों को जो है सुरक्षा के बदले में जो है राजस्व जो है दिया करते थे। व्यापारी उन इलाकों से व्यापार करने के लिए जो है टैक्स दिया करते थे, चुंगियां दिया करते थे आदिवासियों को। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने सत्ता कायम की और अंग्रेजी सत्ता के कायम होने के साथ ही अंग्रेजों ने उन इलाकों के ऊपर जो है मालिकाना हक जताना शुरू किया। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब आदिवासियों की जमीनों के ऊपर कोई दूसरा, कोई गैर आदिवासी जो है जमीन पर अपना मालिकाना हक जताना शुरू किया। और यह परंपरा जो अंग्रेजी दौर में शुरू हुई वो आज तक जारी है, जब आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। यह अंग्रेजी परंपरा आज तक उसी तरीके से जारी है। आदिवासियों को, आज किसानों को जो बाकी मेहनत का सावाम है उसको अब उनके अपने संसाधनों से बेदखली की जो परंपरा उस समय शुरू हुई वो बदस्तूर आज भी जारी है। तो यहां से जब हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजों ने उसी समय पर झूम खेती पर जो है प्रतिबंध लगाने शुरू किए और झूम खेती की जगह स्थायी खेती, परमानेंट एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अपनाना शुरू किया। साथ ही साथ कुछ और नए डेवलपमेंट्स भी उस दौर में करने शुरू किए और वो डेवलपमेंट्स ये थे कि गैर आदिवासियों को, खास करके उन इलाकों के बाहर से लोगों को लाकर के वहां पर बसाया जाना शुरू हुआ। और बसाए जाने के पीछे जो अंग्रेजों का जो पर्पस था, जो उनका अपना जो उद्देश्य था, वो ये था कि इन आदिवासी बाहुल इलाकों में गैर आदिवासियों को भर दिया जाए ताकि अंग्रेजों को राज करना, अंग्रेजों को लिए शासन करना आसान हो जाए। ये तरीका आज भी उसी तरीके से जारी है। अगर आज के टाइम में हम लोग देखें तो जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, जो आदिवासियों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के भीतर गैर आदिवासियों को लगातार सरकार और उसके आसपास के लोग बसा रहे हैं ताकि उस इलाके की डेमोग्राफी को बदला जा सके। आदिवासियों की परंपरा, उनकी जो संस्कृति है, उसको खत्म किया जा सके। और ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है, ये खेल है उन जमीनों पर कब्जा करने के लिए। दूसरी चीज, जब हम लोग देख रहे हैं जमीन पर कब्जा करने की प्रक्रिया जो शुरू हुई अंग्रेजी दौर में, उसी के साथ साथ एक और काम 1872 के आसपास इस जंगल तराई के इलाके में किया गया और वो ये था कि आदिवासियों के बीच से ही अंग्रेजों ने लोगों को जो है अपनी एक सेना में भर्ती करना शुरू किया, जिसे हम लोग जानते हैं हिल रेंजर्स के नाम से जानते थे, जो बाद में भागलपुर हिल रेंजर्स के नाम से जाना गया, उस पूरी की पूरी आदिवासियों की रिजर्व आर्मी को। 1857 में आकर के हम लोग देखते हैं कि ये हिल रेंजर्स, जो भागलपुर हिल रेंजर्स बन गया था, उसको भंग कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई, उस बगावत में भागलपुर हिल रेंजर्स के सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है काम किया था। तो ये जो पूरा का पूरा परंपरा हम लोग देखते हैं और उस परंपरा में देखने को मिला कि अंग्रेजों ने एक रिजर्व आर्मी बनाने के साथ साथ कुछ और चीजें भी करना शुरू किया। वो था आदिवासियों को लालच देना और आदिवासियों को डर दिखाना। ये जो डर और लालच की जो नीति थी, ये बेसिकली आदिवासियों के बीच में फूट डालने के लिए थी, गैर आदिवासियों को लालच देकर के उस इलाकों में बसाने के लिए की गई थी ताकि अंग्रेज अपनी सत्ता को भली भांति कायम कर सके। और उसके साथ साथ एक और खेल उस दौर में हुआ, 1779 के बीच में जेम्स ब्राउनी नाम के एक अंग्रेज मेजर थे, उनको लाया गया और उनको लाकर के जो अंग्रेजी सेना के जो सिपाही थे, जो रिटायर हो चुके थे, जिनको कि
या फिर आर्मी से जिनको डिसबैंड कर दिया गया था, उनको ला करके उन इलाकों में बसाया जाने लगा, ताकि अंग्रेजी सत्ता को अच्छे से कायम किया जा सके। 1778-79 के आसपास हम लोग देखते हैं कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है भागलपुर का कलेक्टर बना करके भेजा गया। ये भागलपुर उस समय हम लोग देखते हैं कि कलेक्ट्री का क्षेत्र है। कलेक्ट्री की परंपरा जो है 1772 में शुरू हुई और ऑगस्टस क्लीवलैंड को 1778 और 79 में आकर के भागलपुर कलेक्टर बना दिया गया। और ये जो पूरा का पूरा पहाड़िया आदिवासियों का जो इलाका है वो उन्हीं के कंट्रोल में दे दिया गया। अब यहां पर ऑगस्टस क्लीवलैंड के आने के साथ ही क्लीवलैंड ने जो है आदिवासियों को अब जो है पेंशन देना शुरू किया। आदिवासी जो मांझी थे, जो मींस गांव के जो मुखिया थे, सरदार थे, उनको पेंशन देना शुरू किया, ताकि अंग्रेजों के फेवर में उन लोगों को किया जा सके, ताकि जो विद्रोह होने की जो संभावना वहां दिख रही है, जो आदिवासियों की पूरी परंपरा रही है कि किसी भी सत्ता के सामने नहीं झुके हैं, तो उसको जो है उस खतरे को, आगामी खतरे को टाला जा सके। इसलिए ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि होनी शुरू हुई। इसी के साथ साथ उस समय पर स्कूल खोले जाने लगे आदिवासियों के लिए, हिल असेंबली बनाई जाने लगी भागलपुर के नाम से, ताकि इन आदिवासियों को किसी तरीके से अपने फेवर में किया जा सके। और इसी कड़ी में तिलका मांझी का जिक्र आता है। तिलका मांझी को अलग अलग डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग देखें तो जितने भी संथाल परगने के गजेटियर्स हैं या और भी ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया पर जो किताब लिखी गई है, धीरेन्द्र वास्की का जो बांग्ला में जो इतिहास लिखा गया, उन सबको देखें तो दो नामों से जो है अलग अलग जगह जिक्र आता है तिलका मांझी का। वो है जबरा पहाड़िया, जोरा पहाड़िया। ये जो तिलका जो शब्द है, ये बेसिकली संथाली में गुस्सैल आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। संथाली भाषा से ये शब्द आया है। और हम लोग देखते हैं क्योंकि वो एक मांझी फैमिली से थे, उनके पिता जो है मुखिया थे गांव से, तो इसलिए उनका जोरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया जो है, उनका नाम तिलका मांझी पड़ता है। और इसको अगर हम लोग देखें तो और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो बाद में वेरीफाई इस पूरे के पूरी एपिसोड को करते हैं। एक हूल पहाड़िया उपन्यास राकेश कुमार सिंह का है, जिसमें इनको दर्ज किया गया है, और महाश्वेता देवी का सालगिरह की पुकार, उस उपन्यास में भी जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का जो है जिक्र किया गया है। और यहां जब हम लोग दस्तावेजों को खंगालना शुरू करते हैं तो इन पूरी की पूरी जब अंग्रेजों ने आदिवासियों को अपने फेवर में करना शुरू किया और उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, उसके साथ साथ जब गैर आदिवासियों को उन क्षेत्रों में लाकर के बसाने की परंपरा शुरू हुई, तो ऐसे दौर में हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर के आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत, उनके जमींदार, उनके साहूकार और जो गैर आदिवासी जो डिकुओं को उस क्षेत्र में लाकर के बसाया गया था, उनके खिलाफ एकजुट करना लोगों को शुरू करते हैं, आदिवासियों को जो है एकजुट करना शुरू करते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग कई और चीज देखते हैं, और वो चीज ये है कि कई जो जगहों पर जब पूरी की पूरी जब मूवमेंट शुरू होती है लोगों को एकजुट किए जाने के बाद, तो पहला काम ये होता है कि जो अंग्रेजी खजाना था, क्योंकि सारा का सारा राजस्व उन इलाकों से वसूल करके हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी खजाने में जब भेजा जाने लगा, तो सारगो दर्रा, तेलियागढ़ी और कहलगांव, ये तीन जगह ऐसी थी जहां पर कि अंग्रेजी खजाने को लूट लिया गया और उस खजाने को लूट करके आदिवासियों के बीच में बांट दिया गया। आपको याद होगा काकोरी कांड, जब भगत सिंह और उसके साथी जब रेल को लूटते हैं और उस बाकी की चीजों को जब लूटते हैं और उसको लोगों के बीच में बांट देते हैं, खजाने को लूट लिया जाता है और तमाम तरीके की इस तरीके की एक्टिविटीज
हम बाद के दौर में देखते हैं, उन सबको इतिहास की किताबों में दर्ज किया गया, लेकिन तिलका मांझी और उनके साथियों के कंट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। अंग्रेजी खजाने को लूट करके लोगों के बीच में बांट दिया गया। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अपने बाकी साथी, जिनमें रमना आहाड़िया है, ठीक है, उनके साथ मिलकर के जो है करिया पुजहर है, उनके साथ मिलकर के हजारीबाग का जो रामगढ़ में जो अंग्रेजी कैंप था, उसके ऊपर भी जो है तिलका मांझी और उनके साथियों ने जो है कब्जा कर लिया। तो ये जो अंग्रेजी कैंपों पर कब्जा करने की जो सिलसिला है, ये तिलका मांझी के दौर से ही शुरू हो जाता है। पुलिस चौकियों पर हमले करना वो उसी दौर में शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखना शुरू करते हैं। दूसरा, 1784 के आसपास हम लोग देखते हैं कि भागलपुर जो कलेक्ट्री थी, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी हुआ करता था, हिल रेंजर्स जो उनकी जो आर्मी थी उसका मुख्यालय था, उसके ऊपर भी जो है तिलका मांझी और उनके साथियों के हमले होते हैं। और उस हमले में उस पूरे मुख्यालय को जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। जमींदारों और उनके साथी जो बाकी के लोग थे, उनके ऊपर हमले किए गए। और यही जो है आजादी का संघर्ष था, जो उसी समय शुरू हो गया था। आजादी की ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये आजादी अंग्रेजी हुकूमत और उसके साथियों के खिलाफ, जिनमें कि यहां के राजे रजवाड़े भी शामिल थे, यहां के सामंत भी शामिल थे, यहां के महाजन भी शामिल थे, यहां के गैर आदिवासी डिकू भी शामिल थे, उनके खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के इस पूरे के पूरे कंट्रीब्यूशन को नकार दिया गया है। इतिहास की किताबों में कहीं पर इसे दर्ज नहीं किया गया। तो इसलिए हम लोगों को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। ये जो पूरी की पूरी संसाधनों को बचाने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। आदिवासियों का ये संघर्ष जो तिलका मांझी से हम लोग अगर कॉलोनियल पीरियड में ही देख रहे हैं, जो यहां से शुरू हो रहा है और वो आज तक जारी है, बदस्तूर जारी है। लगातार हमने आजादी के बाद भी इस चीज को देखा था, जब देखने को मिला था कि सरकारें अपने कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों की जमीनों को छीन रही है, और जो लोग अपनी जमीन को छीने जाने का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार अपनी आर्मी, अपने पुलिस और अपनी बाकी की जो सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है अपने ही लोगों के खिलाफ। और यही काम उस दौर में भी चलता था। उस दौर में भी हम लोग देख रहे हैं कि हिल रेंजर्स मुख्यालय पर हमला करने के बाद आदिवासियों के ऊपर जो दमन चक्र है वो बहुत तेजी से चला। और उस दमन चक्र में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, वो सड़ते रहे पूरा जीवन भर। यही तो परंपरा है जो अंग्रेजों से हमारे शासकों ने ली थी, और वो आज भी जारी है। जब आदिवासियों को माओवादी के नाम से और नक्सली के नाम से जो है जेलों में सड़ा दिया गया, गांव के गांव आदिवासियों के जला दिए गए, जमीन को बचाने की जब लड़ाई शुरू हुई, तो जमीन को बचाने की लड़ाई में आदिवासियों को कहा जाने लगा कि आप साबित कीजिए कि जमीन आपकी है।
और यही सवाल अंग्रेज भी कर रहे थे, क्योंकि जब बंगाल और के ऊपर प्लासी युद्ध के बाद जब कब्जा हुआ, बक्सर के बाद जब अवध और मुगल जो सल्तनत थी उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, तो जमीन पर मालिकाना हक अंग्रेजों ने अपना क्लेम किया, क्योंकि आदिवासी परंपरा में कहीं पर भी कागज उस तरीके से नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है यही अंग्रेजी दौर में ही शुरू होता है बड़े पैमाने पर। जमीन पर मालिकाना हक का ये जो काम है, इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत मालिकाना हक का जो काम था, ये अंग्रेजी दौर में शुरू हुआ, क्योंकि आदिवासी कल्चर में तो हम लोग देखते हैं कि सामूहिकता का मामला है, सामूहिकता का भाव है। वहां इंडिविजुअल को लेकर के जो प्रॉपर्टी का नोशन ही नहीं, अवधारणा ही नहीं है। और इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि लगातार जो है जमीन से आदिवासियों को अंग्रेजों ने बेदखल करना शुरू किया। और यही परंपरा आजादी के बाद चली आई, जब आदिवासियों को कहा जाने लगा कि आप साबित कीजिए कि ये जमीन आपकी है और इस पर आपका मालिकाना हक है, आप कागज लेकर के आइए। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 जब आता है, तब पहली बार आदिवासियों को जमीन पर हक देने की बात शुरू हुई, लेकिन उसमें कहा गया कि आप साबित करना होगा, आप कागज लेकर के आएंगे, आप प्रूफ करेंगे कि हां ये जमीन आपकी है। तो ग्राम सभाओं को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अगर कंक्लूड करते हुए हम लोग बात करें तो पता चलेगा कि केवल 19 लाख परिवारों को इस मुल्क में जो है जमीन पर मालिकाना हक दिया गया। और इस मुल्क में आज की तारीख में आदिवासियों की पॉपुलेशन को अगर हम लोग देखें, जनसंख्या को देखें, तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है। मींस बाकी के आदिवासियों के पास जमीन पर मालिकाना हक के कागजात नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आदिवासियों की जमीनों को सरकारें छीन रही है और अपने जो पूंजीपति दोस्त हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उनको देती जा रही है। और 70 सालों में यही हुआ। आज आदिवासियों के बाद किसानों का नंबर आया है, जब किसानों की जमीनों को छीन करके उनके जो है कॉरपोरेट जो दोस्त हैं सरकार के, उनको दी जा रहा है। वही पैटर्न जो अंग्रेजी हुकूमत आदिवासियों के खिलाफ अपनाती थी, या अंग्रेज जो हिंदुस्तानियों को लेकर के अपनाती थी, इस मुल्क के जो बाशिंदों को लेकर के अपनाती थी अंग्रेजी हुकूमत, वही आज की तारीख में सरकार अपने लोगों को लेकर के अपना रही है। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो गिरफ्तार किए जाएंगे, जेल जाएंगे, आपको जो है आजीवन जो है सड़ा दिया जाएगा, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कार्रवाई के। हजारों लोग सड़ रहे हैं। तो यह चीज हम लोगों को देखने को मिली। दूसरी चीज, जब गांव के गांव जला दिए गए, लगातार दबिश दी जाने लगी, तो आदिवासियों ने, तिलका मांझी और उनके साथियों ने अपने मूवमेंट को थोड़ा और जो है स्प्रेड किया, और ज्यादा फैलाया, बाकियों तक लेकर के गए, ताकि अंग्रेजी हुकूमत को उस इलाके से उखाड़ फेंका जाए। और हुआ भी ये। 1784 के अंत तक आते आते हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद, जो हिल रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला करने के कुछ समय बाद, वो देखने को मिला कि जो भागलपुर कलेक्ट्री थी उसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि अंग्रेज एक
जो आदिवासी वो एक चीज बखूबी जान रहे हैं कि जो पावर का सोर्स है, जो ताकत बाकी लोगों को मिल रही है, वो भागलपुर कलेक्ट्री है। भागलपुर का कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड है, जिससे ये पूरी की पूरी ताकत अंग्रेजों को मिल रही है, जमींदारों को मिल रही है, और ये पूरी की पूरी नीति अपनाई जा रही है। और उस हमले में हम लोग देखते हैं कि जो कलेक्टर हैं ऑगस्टस क्लीवलैंड, वो घायल होते हैं, बुरी तरह घायल होते हैं। उनको वहां से इलाज के लिए ये बात आई कि इलाज के लिए उनको जो है वापस इंग्लैंड भेजा जाए। लेकिन जब वो भागलपुर से बंगाल तक पहुंचते और बंगाल से कलकत्ता से जब उनका जाना था, डिपार्चर जब होना था, तो इंडियाना नामक जहाज में ही उनकी जो है मौत हो जाती है। आदिवासियों के हमले से भागलपुर का कलेक्टर जो है मारा जाता है। उसे अंग्रेज वहीं कोलकाता सिमेट्री में दफना देते हैं। लेकिन इतिहास में इसकी कोई चर्चा नहीं की जाती। वो इतिहास आजादी के बाद में लिखा गया हो या आजादी के पहले लिखा गया हो, चाहे वो किसी भी धारा के इतिहास लेखक रहे हो, कोई भी सरकार रही हो, वो लेफ्ट रहा हो, राइट रहा हो, सेंटर रहा हो, कांग्रेसी रहा हो, कोई भी रहा हो, किसी ने इस आदिवासियों के इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है एक्नॉलेज नहीं किया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑगस्टस क्लीवलैंड की मौत के बाद अंग्रेजों ने ये पूरा जंगल तराई का जो इलाका था, इसके भीतर बहुत तेजी से अपना दमन चक्र जो है चलाना शुरू किया। और उस दमन चक्र में हम लोग देखते हैं कि गांव के गांव जो है जला दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए आदिवासियों के। आदिवासी गांव के जो माझी थे, जो मुखिया थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ज्यादातर को फांसी दे दी गई, पब्लिकली फांसी दे दी गई। उन इलाकों के भीतर पुलिस चौकियां एस्टेब्लिश की गई। उन इलाकों में गैर आदिवासियों को और ज्यादा लाकर के बसाया गया, ताकि भविष्य में किसी तरीके का और घटनाक्रम ना हो सके और ऐसी कोई भी ताकत न पनप सके जो अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज कर सके। पहाड़िया आदिवासियों ने उस समय पर दुनिया के सबसे ताकतवर जो है साम्राज्य को चुनौती दी थी और अपने सीमित संसाधनों से चुनौती दी थी। और उसका यह हुआ कि जो दमन चक्र चला, उस दमन चक्र में पूरे के पूरे इलाके में आदिवासियों को जो है पूरी तरीके से वहां से खत्म कर दिया गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो परंपरा वो खत्म नहीं कर पाए, वो आदिवासी विरासत को खत्म नहीं कर पाए। कुछ समय बाद ही हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने तिलका मांझी और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पूरा मिलिट्री कैंपेन चलाया, मुखबिर लगाए, स्पाई जो है जासूस लगाना शुरू किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मई जो है तक आते आते, अगले महीने तक आते आते जो है 1785 तक आते आते तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में उसी कलेक्ट्री के सामने एक चौराहे पर तिलका मांझी को फांसी से लटका दिया गया।
तिलका मांझी भले ही फांसी पर लटका दिए गए हों, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनका जो योगदान है, वो फांसी पर नहीं लटकाया जा सका। जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो वो इस बात की गवाही है कि तिलका मांझी की शहादत बेकार नहीं गई है। उनकी जो परंपरा थी, आदिवासी जो परंपरा थी, वो बेकार नहीं गई है। अब तिलका के बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि उस इलाके के आदिवासियों ने वही पूरा का पूरा आंदोलन, जो पहाड़ी आदिवासियों का आंदोलन था, वो लगातार कंटिन्यू चलता रहा। 1788 में उसी के कुछ समय बाद जो है बीरभूम, जो बंगाल का डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर ब्रिटिश जो कचहरी थी और उनकी कोठियां थी, महाजन, व्यापारी, जमींदार और इनकी जो बड़े बड़े आवास थे, इनके जो ऑफिसेस थे, उन सबको आदिवासियों ने आग के हवाले कर दिया, उन पर हमले करने शुरू किए बीरभूम के इलाके में। इसी तरह 1789 तक आते आते बांकुरा के जो जमींदार थे बंगाल के भीतर, वहां पर हमला किया गया और पूरे के पूरे ढांचे को तहस नहस कर दिया गया। कुछ समय बाद तक चलते चलते हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के नए इलाकों में जो है विद्रोह की परंपरा फिर से शुरू होती है। 1855 तक आते आते, 54-55 तक आते आते फिर से संथाल परगने के भीतर आदिवासियों का अंग्रेजी हुकूमत और ये जो गैर आदिवासियों के जो गठजोड़ था, उसके खिलाफ आदिवासियों ने फिर से बगावत का झंडा बुलंद किया। इस मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई छिड़ी। जब तमाम राजे रजवाड़े, जिनके पास मनुस्मृति में जो जिम्मेदारियां दी गई थी कि भाई आप लोग राज करेंगे, आप लोग सुरक्षा देंगे, वो तमाम लोग जब अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिए, उनसे जाकर के हाथ मिला लिया, उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। कोई उनसे पेंशन पा रहा था तो कोई वजीफा पा रहा था। ऐसे दौर में आदिवासियों ने अपनी जो परंपरा थी, तिलका की जो विरासत थी, उस विरासत को जिंदा रखा। वो चाहे संथाल विद्रोह में सिद्धू कानू, चांद भैरव के नेतृत्व में हो, चाहे 1857 के में हम लोग देखते हैं कि बाबूराव सेठमाके का हो, चाहे हम लोग देख लें कि मालवा के क्षेत्र में टंटिया भील का कंट्रीब्यूशन हो, उनकी विरासत हो, झारखंड के भीतर बिरसा मुंडा की परंपरा रही हो, बस्तर के भीतर गुंडाधुर का जो है योगदान रहा हो, आपका तेलंगाना के भीतर कोमरम भीम का रहा हो, या फिर आप जयपाल सिंह मुंडा के। तमाम लोगों ने उस आदिवासियों की परंपरा को जिंदा किया, उस विरासत को आगे बढ़ाया और इस आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहे। लेकिन जितना निराश हमें इतिहासकारों ने किया, उतना ही निराश आजादी के बाद में जो सरकारें आई उन सब ने भी किया। खैर, लेकिन एक चीज हम लोग देखते हैं कि उसके बाद 1992 में जो भागलपुर विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदल करके हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय लालू प्रसाद यादव की जो सरकार आई थी, उन्होंने कर दिया गया। एक चौक भी भागलपुर के भीतर है कलेक्ट्री के सामने, जिसे तिलका मांझी चौक के नाम से आज भी जाना जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम लोग कुछ देखें, भागलपुर
जो पुलिस अधीक्षक का भी जो जगह है, जो निवास स्थान है, उसको भी उसी तिलका मांझी के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या, इसके बाहर क्या? तो हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों को पूरी तरीके से जो है उनके योगदान को नकार दिया गया, तिलका को नकार दिया गया। लेकिन ये वक्त फिर से तिलका को याद करने का है, हमारे पुरखों को याद करने का है, और उन तमाम लाखों अनजान लड़ाकों को याद करने का है जिन्हें इस आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, और इस मुल्क के निर्माण में, इस मुल्क की जो नींव है उसमें जिन्हें दफन कर दिया गया, जो अनामे हैं, जिनका कोई नाम नहीं जानता, जो अनजाने हैं, जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, उनको फिर से याद किए जाने की जरूरत है, उनको फिर से पढ़े जाने की जरूरत है, उनको फिर से लिखे जाने की जरूरत है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हुल जोहार। अगर किसी साथी का कोई सवाल